स्वागत है आपका प्राइम डिबेट देख रहे हैं आपके साथ में जेपी शर्मा। क्या कोरोना ने दुनिया में शक्ति के संतुलन की नई परिभाषा लिखे जाने की नींव तैयार की है? ये वो सवाल है जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों में दिलचस्पी रखने वाले हर आदमी के जहन में है। चीन को लेकर क्या उसके पड़ोसी देश और क्या सामंदर पार बैठा अमेरिका हमेशा खार खाए बैठे रहते हैं, लेकिन अभी तक किसी की नाराजगी वोकल नहीं थी, मुखर नहीं थी। अब एक हाथ से विश्व को कोरोना की सौगात देकर चीन ने दूसरे हाथ से पूरी दुनिया की नफरत समेट ली है। हमारे लिए ये सब इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि चीन भौगोलिक दृष्टि से निकटस्थ पड़ोसी है और उससे हमारे सामरिक रिश्ते बेहद उलझे हुए रहे हैं। ये रिश्ते अब नाजुक मोड़ पर पहुंच गए हैं और गलवान मामले के बाद हिंदुस्तान भर की निगाहें दोनों देशों के छोटे से छोटे मुंह पर टिकी हुई हैं। राजनीतिक वार पलटवार भी तेज है। विपक्ष चीन से निपटने में सरकार को नाकाम देखता है और सत्तारूढ़ दल कांग्रेस को नेहरू काल की नाकामियों का उलाहना दे रहा है। आज इन तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी इन सवालों के जरिए कि क्या दुनिया नए रणनीतिक शक्ति संतुलन की तरफ बढ़ रही है? क्या ताजा हालात हमारे लिए महाशक्ति बनने का अवसर लेकर आए हैं? और चीन से व्यापारिक रिश्ते खत्म करने की बात कितनी व्यावहारिक है? हमारे साथ कांग्रेस की मीडिया चेयरपर्सन अर्चना शर्मा हैं आज प्राइम डिबेट में। भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा साहब हैं और गौरीशंकर गुप्ता जी हैं। आप पूर्व राजदूत हैं, विदेश मामलों की गहरी समझ रखते हैं। बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। अर्चना जी, पहले आपके पास आ रहा हूं और आपसे ये समझने के साथ शुरुआत करना चाह रहा हूं कि आपकी पार्टी सत्तारूढ़ पार्टी की किस तरह की नाकामी देखती है चाइना मामले को हैंडल करने में चीन के हवाले से। देखिए जेपी जी, जैसी परिस्थितियां निर्मित हुई इंडिया चाइना बॉर्डर पर और उसके बाद जैसी बर्बरता के साथ शहादत भी हुई है, वो कई प्रश्न खड़े करती है। देखिए, जब फौज का मामला हो, देश की सुरक्षा का मामला हो, तो ऐसी अवस्था में हम राजनीति से ज़्यादा एकजुट होने में विश्वास रखते हैं। लेकिन समस्या ये है कि इतना कह सकते हैं निर्मम घटनाक्रम घटित हो गया और उसके बाद अगर आप सत्ताधारी पार्टी ये कहे कि चाइना ने हमारे यहाँ इंट्रूजन नहीं किया है और किसी प्रकार का कोई चिंता का मुद्दा नहीं है, तो फिर ये मुद्दा और ज़्यादा गंभीर हो जाता है। हम ये नहीं कहते कि क्राइसिस के दौरान हमें कोई ऐसी बात करनी चाहिए, क्योंकि इस समय तो देश की कह सकते हैं संप्रभुता का सवाल है। लेकिन जो सत्ता में बैठे हैं उनकी जवाबदेही भी होनी चाहिए जनता को विश्वास में लेने की और सच्चाई से अवगत करवाने की। अब जिस प्रकार का वातावरण निर्मित हुआ है उसमें ऐसा प्रतीत होता है कि आप भी एक सुधी मीडिया के नाते अगर प्रश्न जानना चाहें या आपके मन में कोई जिज्ञासा हो तो आपको भी राष्ट्रद्रोही करार दे दिया जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि चीन ने भारतीय जनता पार्टी के गत 6 वर्षों के कार्यकाल में अनेकों बार इंट्रूजन भी किया है और वो कभी पीछे हटने को तैयार नहीं। और ये सब जानते हैं चीन की क्या प्रवृत्ति है। विस्तारवादी सोच का देश है और एक तरह से कह सकते हैं फ्लस्टर्ड या फ्रस्ट्रेटेड देश है, क्योंकि इसके मन में हमेशा रहता है, माओ से लेकर शी जिनपिंग तक, कि हमें अपने मिडिल किंगडम को वापस से एक्वायर करना है। लेकिन इस विस्तारवादी सोच के तहत और कोरोना के जनक होने के नाते जब वैश्विक तौर पर, जैसा आपने कहा, कि वो अलग थलग हो चुका है और उसके प्रति एक तरह से लोगों में घृणा और एक जवाबदेही की मांग उठ रही पूरे वैश्विक तौर पर, उस दौरान वो इस तरह की हरकतें यदि भारत के साथ अंजाम देना चाह रहा है और हम ये सोचें कि इसके बारे में कोई प्रश्न नहीं उठने चाहिए। प्रश्न इसलिए उठते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री रहते हुए 5 यात्राएं की, उसके बाद उन्होंने खुद वहां जाकर के प्रधानमंत्री के तौर पर और शी जिनपिंग को कई बार झूले भी झुला दिए, बुला भी लाए। तो ऐसा लगता है कि उन्होंने शायद उसका आकलन करने में नाकाम रहे, या फिर शी जिनपिंग ने आकलन कर लिया कि हम जो भी करना चाहेंगे उसके प्रत्युत्तर में कोई बहुत बड़ा जवाब नहीं मिलेगा। और देखिए विडंबना क्या है कि खुद जब प्रधानमंत्री के स्तर पर या भारत सरकार के स्तर पर यह एंडोर्समेंट हो जाता है कि चाइना ने जो भी किया है वो इसमें इंट्रूजन नहीं है, तो हम स्वतः ही चाइना को वैश्विक तौर पर एक लिवरेज दे रहे हैं, उसको ही हम एक कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि वो अपनी बात पर रहे और वहां से हटे नहीं। और देखिए, जो चाइना के बारे में जानते हैं उन्हें पता है कि वो 3 कदम चलता है तो उसमें से सिर्फ 1 कदम पीछे हटता है और वो अपनी उस बॉर्डर की उस जमीन को छोड़ने का कभी भी काम नहीं करता। अब सबसे बड़ी जो और बड़ी विडंबना है वो ये है कि जब भारत का कोई नागरिक, विपक्ष का कोई नेता या सुधी मीडिया कोई प्रश्न खड़ा करते हैं
तो 50-60 के दशक में चले जाते हैं। आज की परिस्थितियों में और तब की परिस्थितियों में जमीन आसमान का अंतर है। और आज तो जैसी परिस्थितियों से भारत कोई कमजोर देश नहीं है, उस समय भी नहीं थे। हमारी फौज का जज्बा तब भी कम नहीं था, लेकिन उस समय संसाधन कम थे। आज हम संसाधनों से भी परिपूरित हैं और हमारी 70 वर्षों की डिप्लोमेसी का परिणाम है कि हमारे साथ बहुत जो कह सकते हैं सबसे बड़े देश कहे जाते हैं या सक्षम देश कहे, वो भी साथ खड़े होने के लिए तैयार है। लेकिन अभी हुआ क्या है जेपी जी की 6 वर्षों में एक डिफ्लेक्शन आए डिप्लोमेटिकली, और इसका परिणाम या दुष्परिणाम ये निकला कि नेपाल जो हमारे छोटे भाई की तरह जाना जाता तो वो हमें आंख दिखाने लगा। चाइना की शय पर उसने हमारी जो सीमा के क्षेत्र थे उसे अपने नक्शे में लेकर के, और उसने गुंजाइश भी नहीं छोड़ी कि डिप्लोमेटिक टेबल पर कोई टॉक्स हो जाए, और उसने अपने आप पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास कर लिया। तो ये परिस्थितियां जब निर्मित हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि शायद सत्ता में बैठे लोग भूल गए कि पूर्व प्रधानमंत्री जो उन्हीं की पार्टी से ताल्लुक रखते थे, उन्होंने समझाया था कि पड़ोसी नहीं बदले जा सकते, इसे सोच को इस प्रकार से रखो कि वह सामंजस्य भी और अपनी सीमा पर घुसपैठ ना हो। लेकिन अभी कॉम्प्लेसेंसी इतनी है कि समझ में नहीं आ रहा कि क्यों इस तरह से सोचा जा रहा है कि इतनी बड़ी विभत्स, दर्दनाक, दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटने के बाद, बर्बरता के साथ हमारे जाबाज फौजियों की जो शहादत हुई है, उसके बाद ये बयान देकर के उसे एमी जो है उस पर थोड़ा सा पर्दा डालने का प्रयास कर रहा है। लेकिन हमारी सरकार ने खुद ने एक तरह से घुटने टेकने का काम कर दिया। जी ठीक है, वापस आता हूं आपके पास। ज्ञानदेव आहूजा जी, अर्चना शर्मा जी ने जो कहा सुना आपने, पहले आपकी टिप्पणी ले लूं फिर मैं प्रश्न लेकर आऊंगा। बोलिए आहूजा जी, बोलिए। ऐसा है, वैसे आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, फिर भी जितना मैंने सुना है, ये जो कोरोना है ये चाइना से चला, और चाइना के वुहान से जहाँ दुनिया भर के जंगली जानवर और गांव में घूमने वाले कुत्ता, बिल्ली और सांप, छछूंदर, बिच्छू तक को उबाल करके खाने वाले एक कोरोना चाइना ने फैलाया, और यह कोरोना मांसाहारी देशों में फैला। और WHO ने भी माना कि यह कोरोना मांसाहारी देशों में फैला, लेकिन शाकाहारी देश, शाकाहारी लोग जो सात्विक हैं, उनमें कोरोना कम फैलेगा। भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, श्रीदेव नरेंद्र जी मोदी ने तुरंत प्रभाव से कोरोना को रोकने के लिए लॉकडाउन किया, और लॉकडाउन में पूरी तरह से और कोरोना कम हुआ। आज दुनिया में 1 लाख पर 700 लोग तक मरने वाले लोग अमेरिका, ब्राज़ील में हैं, और बाकी फ्रांस और इंग्लैंड, स्पेन, इटली में 550 की एवरेज आ रही है। वहाँ भारत में सिर्फ 1 लाख पर 30 लोगों की। आहूजा साहब, आप कह रहे हैं कि मुझे आवाज कम सुनाई दी, मुझे लगता है आपको बिल्कुल सुनाई नहीं दी। माननीय प्रधानमंत्री अर्चना शर्मा जी ने ये कहा, कोरोना पर फिर कभी चर्चा करेंगे। आहूजा साहब, अर्चना शर्मा जी ने ये कहा कि चीन के साथ इस वक्त हमारी जो कशमकश है उसमें हिंदुस्तान की सरकार तथ्य छुपा रही है। हिंदुस्तान की सरकार एक बार ये कहती है कि हमारे यहाँ इंट्रूजन ही नहीं हुआ, अगले दिन अखबारों में फोटो छपती है, सैटेलाइट इमेजेस जो ये बताती हैं कि उन्होंने पोस्ट बना ली हैं हमारे इलाके में, और कोई सवाल उठाए तो उसको देशद्रोही करार दे दिया जाता है। ये अर्चना शर्मा सवाल उठा रही हैं। ज्ञानदेव आहूजा जी, कोरोना जमात, जो तबलीग जमात मरकज ने फैलाया, और पूरे देश में मुल्ला, मौलवी, मौलाना ने फैलाया कोरोना। पहले तो दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल मानने के लिए तैयार नहीं थे, बाद में उन्होंने माना। ये जमात के लोग जहाँ जहाँ जमाती गए, और विशेष से महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली और तमिलनाडु जैसे प्रांतों में ये जमाती, चलिए आप तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अर्चना शर्मा जी, पूर्वक ज्ञानदेव आहूजा जी को फिर से कनेक्ट करेंगे हम, उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, वो बिल्कुल दूसरी तरफ बात कर रहे हैं। अर्चना शर्मा जी, आप जब ये सवाल उठाते हैं, आपको इस बात पर ऐतराज है कि सरकार प्रश्न क्यों नहीं सुनना चाहती, और सरकार की तरफ से, ज्ञानदेव आहूजा तो अभी सुन नहीं पा रहे हैं, फिर से कनेक्ट होंगे तो उनसे बात करेंगे, ये बात आती है कि प्रतिप्रश्न क्यों नहीं किया जाए आपसे। आप ये कहकर कैसे बच सकते हैं कि 6 दशक पहले हालात कुछ और थे, अब हालात कुछ और हैं। अब मेरी पूरी बात सुनिएगा। सत्ता पक्ष की तरफ से यह कहा जा रहा है कि आप चाहते हैं कि 2 सरकारों के बीच इस नाजुक मोड़ पर, इस संवेदनशील दौर में जो कुछ किया जा रहा है, जिस तरह से किया जा रहा है, स्ट्रेटेजिक तरीके से किया जा रहा है, वो सार्वजनिक कर दिया जाए। ये सरकार की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से कहा गया है, वो बोल रहा हूं। जो कुछ किया जा रहा है वो सार्वजनिक किया जाए,
तो ये मांग उठाना कैसे गलत है कि 2008 में कांग्रेस और सीपीसी के बीच में जो एमओयू हुआ था उसको सार्वजनिक किया जाए, ये मांग उठाना कैसे गलत है? पहला सवाल ये किया गया है सत्ता पक्ष की तरफ से, केंद्र में सत्ता पक्ष की तरफ से। दूसरी बात, क्या 2008 से 2013 के बीच में 600 बार इंट्रूजन की घटनाएं हुई कि नहीं हुई? तीसरी बात, राहुल गांधी डोकलाम विवाद के बाद में चीनी राजदूत दूतावास में क्यों गए? इस तरह के प्रति प्रश्न क्यों नहीं करे सत्ता पक्ष, ये कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अर्चना शर्मा जी। देखिए जेपी जी, सबसे सरलतम जवाब तो ये कि जो उस समय सत्ता प्रतिष्ठान में थे, जवाबदेही उनकी है। उस समय हमारी थी, हम देते उसका जवाब। इन्होंने उस तरह की गंभीरता कभी दिखाई नहीं। लेकिन ये तो वहां पहुंच रहे हैं जब 60 के दशक की बात हो जाती है, तब वहां से ही जवाब दे देती हूँ। जब नेहरू जी के पास तत्कालीन चीनी प्रधानमंत्री ने ये मुद्दा रखा, तब उस समय जो तत्कालीन विपक्ष था, जिसमें हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, वो मोर्चा खोले हुए थे, कोई किसी प्रकार का समझौता चीन के साथ नहीं होना चाहिए। यदि उस समय जनता का जो मानस था और उस तरह का मानस होता तो शायद ये विवाद टल जाता, और उसके लिए जिम्मेदारी विपक्ष और पक्ष दोनों की होती है। आज कांग्रेस यदि किसी मुद्दे को उठा रही है तो इस जिम्मेदार विपक्ष के नाते, और वो चाहते हैं कि वो ये नहीं कह रहे कि आप सब कुछ खुलासा कर दीजिए, आपकी स्ट्रैटेजी क्या। स्ट्रैटेजिकली तो वैसे ही आप फेल हो गए। 5 पोस्ट पर उन्होंने 5 स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स पर उन्होंने अपने पोस्ट क्रिएट कर लिए, वहां पर एमिनेशन आयत डिपो खड़े कर लिए। और आपके लिए नहीं कह रही हूँ, सत्ता प्रतिष्ठान के लिए कह रही हूँ कि वो ये कहते हैं वहां कुछ नहीं हुआ, सैटेलाइट इमेजेस इसका सारा जवाब दे रही हैं। लेकिन जेपी जी, मेरा कहना यह है कि जब दोस्ती की पिंगे बढ़ाई जा रही थी, कारपेट बिछाया आपने रेड, झूला झुलाया, तो क्या आप इस मानस को नहीं समझ पाए कि विस्तारवादी सोच का व्यक्ति, चाहे शी जिनपिंग हो चाहे मा हो, इनकी नीयत खोटी है। और ये उस समय भी इस तरह के काम कर सकते हैं जब पूरा विश्व एक महामारी से जूझ रहा, जिसको इन्होंने ही उत्पन्न किया और सबको उलझा करके छोड़ दिया। अब आप देखिए, एक तरफ तो पूरा विश्व चीन के प्रति जिस तरह की सोच है, उसके बावजूद आप मुझे बताइए कोई भी एक देश ऐसा खड़ा हुआ हमारे साथ जो ये कह रहा हो कि नहीं, चाइना ने गलत किया है। तो ऐसी अवस्था में सोचना पड़ेगा कि हमने रिलेशंस या बायलैटरल या ट्रायलैटरल रिलेशंस कैसे बनाए। क्वाड तक है हमारे पास, लेकिन क्वाड का कोई देश आकर के, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो जापान हो, आज नहीं कह रहा कि चाइना गलत करा। ये क्यों हो रहा है? इसका कारण ये है कि भारत सरकार, खुद प्रधानमंत्री जब ये जवाब देते हैं कि हमारे यहाँ घुसपैठ ही नहीं हुई, तो फिर ये कैसे हुई? कैसे ये निर्मम हत्याएं हुई? कैसे वो बिना हथियारों के वहां चले गए? एसओपीज होते हैं। आप पेट्रोलिंग पार्टी पर इस तरह का अटैक हो और इसके पीछे आपने कोई रिप्लेनिशमेंट आर्मी का नहीं किया, तो प्रश्न तो खड़े होंगे जेपी जी, और जवाब भी देना पड़ेगा। ये हमारी अस्मिता से जुड़ा हुआ है, हमारी संप्रभुता से। अगर सुन पाए होंगे इस बात को तो उनसे मैं इस पर जवाब लूंगा। गुप्ता जी, गौरीशंकर गुप्ता साहब जुड़े हुए हैं, आप सेवानिवृत्त राजदूत हैं, विदेश मामलों की बेहतर समझ रखते हैं। गुप्ता साहब, कोरोना के बाद में, गुप्ता साहब आप मुझे अगर सुन पा रहे हैं तो हाँ बोलिएगा। गुप्ता साहब, कोरोना के बाद में चीन को लेकर दुनिया जो अभी तक जो मुखर नहीं थी, चीन से लोगों के अंदर ही अंदर जो नाराजगी थी, जो मुखर नहीं थी, वो मुखर हुई है। सारी दुनिया की नफरत झेल रहा है इस वक्त चीन। और जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जो लोग समझ रखते हैं, आप जैसे लोग, वो ये मानते हैं कि पूरी दुनिया इस वक्त चीन के खिलाफ, अगर भारत और चीन के बीच में कहीं कुछ होता है तो भारत के पीछे खड़ी होगी। इस तरह से भारत के पास एक मौका है कि वो खुद को एक शक्ति के तौर पर स्थापित, बड़ी शक्ति के तौर पर, महाशक्ति के तौर पर स्थापित कर ले। लेकिन इसमें यह खतरा भी है कि भारत कहीं दूसरों के लिए बलि का बकरा ना बन जाए, भारत के कंधे पर रखकर बंदूक ना चला दी जाए। दूसरी तरफ स्थितियाँ, एक पहलू ये हैं, दूसरी तरफ स्थितियाँ ये हैं कि जो हमारे परंपरागत मित्र हैं, भूटान और नेपाल जैसे, उनके साथ भी इसी वक्त हमारे कुछ इश्यूज उभर रहे हैं। पाकिस्तान तो खैर एलानिया दुश्मन रहा है ही हमारा। तो ये अवसर है, अवसर का समय है या चुनौती का समय है? गुप्ता साहब सुनिए, देखिए कि चीन जो है एक ऑटोक्रेटिक कंट्री है और पिछले 20 सालों में इसकी इकोनॉमिक पावर काफी बढ़ गई है। इनके पास चेकबुक डिप्लोमेसी का बहुत बड़ा एक सोर्स बना हुआ है। तो ये समझना कि चीन का विदेशों के अंदर प्रभाव बहुत कम हो गया है, ये गलत होगा। चीन का अभी भी प्रभाव विदेशों में है जी, और कुछ हद तक रहेगा, लेकिन ये हमारे प्रभाव से उनका प्रभाव कम होता चला जा रहा है। नए नए देश अब ये समझ रहे हैं कि चीन की एक तो विस्तारवादी नीति है, दूसरी वो दूसरे कंट्रीज को डेट ट्रैप के अंदर डाल रही है। जो BRI का इसका एक कैंपेन चला हुआ है, उसके थ्रू बड़े बड़े लॉन्स देके
और दूसरे देशों को एक डेथ ट्रैप के अंदर डाला जा रहा है, जिससे कि बाद में उनके ऊपर चाइना का पूरा आधिपत्य हो जाए। तो ये चीज़ें धीरे धीरे समझ में आ रही हैं और चाइना और यूरोप के कुछ देश भी समझ रहे हैं कि चाइना की विस्तार, अमेरिका और यूरोप के कुछ देश समझ रहे हैं कि चाइना की विस्तारवादी नीति आगे आगे बढ़ती चली जा रही है। साउथ चाइना सी में उन्होंने देखा, ताइवान के अगेंस्ट में देखा, हांगकांग में देखा, और भी कई इलाकों में ऐसी स्थिति चली जा रही है। इसलिए ये बड़े देश इस चीज को अच्छी तरह समझ पा रहे हैं और अभी भारत के साथ हैं। लेकिन इसका अर्थ हमें ये नहीं लगाना चाहिए कि चीन इंटरनेशनल स्फीयर में आइसोलेटेड है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। और दूसरी चीज हमें ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमारी सीमा 4,500 किलोमीटर की करीब, 3,000 से 4,000 किलोमीटर के बीच में है चीन के साथ। अलग अलग चीज़ों पे हमारा डिस्प्यूट चला हुआ है। वो लोग एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल को भी नहीं मान रहे हैं और जगह जगह हमारी सीमा के ऊपर दखल अंदाजी करते चले आ रहे हैं। इस स्थिति में हमें ही हमारी सेना को स्ट्रॉन्ग करके और उस स्थिति का निवारण करना पड़ेगा। इसका कोई एक बहुत बड़ा युद्ध हो, ये ऐसी संभावना भी हमें नहीं क्रिएट करनी चाहिए। लेकिन साथ में हमें जो छोटे छोटे अतिक्रमण चाइना कर रहा है उसको रोकना बहुत जरूरी है। हर जगह पे हमें सेना को सतर्क करना पड़ेगा, सेना की संख्या बढ़ानी पड़ेगी और उसके साथ साथ डिप्लोमेटिक अलायंसेस बनानी पड़ेंगी और देशों के साथ, जिससे कि इस मसले को यूनाइटेड नेशंस में और अदर दूसरे जो अंतर्राष्ट्रीय इंस्टीट्यूशंस में हैं उनके अंदर ले जाया जाए और चाइना के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर बनाया जाए। ये एक बहुत जरूरी समीकरण है। तीसरा हमें करना पड़ेगा कि हमारे जो इकोनॉमिक सेक्टर जो हैं उनमें स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट चाइना को हमें नहीं अलाउ करना चाहिए। स्ट्रेटेजिक एरिया जैसे पावर सेक्टर है, टेलीकम्युनिकेशन है, इनमें चाइनीज इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज करना जरूरी है। नहीं तो ये किसी भी समय पे हमारे लिए बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। तो इन तीनों चीजों को देख के हमें आगे बढ़ना पड़ेगा और साथ में और देशों को साथ लेके। गुप्ता जी, समय बहुत कम है। मैं एक सवाल का जवाब संक्षेप में दीजिएगा। क्या हम एलानिया तौर पर चाइनीज प्रोडक्ट्स के बॉयकॉट का फैसला कर सकते हैं, जबकि दुनिया का जो ट्रेड है वो ग्लोबल हो गया है, जबकि हमारी चाइना के ऊपर बहुत सारी चीज़ों को लेकर डिपेंडेंसी है? बहुत संक्षेप में बोलिएगा। देखिए, ऐसा है कि आप इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाइए, जो WTO के नॉर्म्स हैं उनके अंदर हमें रह के जितनी मैक्सिमम इंपोर्ट ड्यूटी हम लगा सकते हैं वो हम लगानी चाहिए। और हमें इंटरनल एक स्ट्रेंथ पैदा करनी चाहिए कि लोगों में जागरूकता हो कि वो चाइनीज माल को उपयोग कम करें। और हमारा जो चाइनीज सब्स्टिट्यूट है यहाँ पे, उसके लिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना चाहिए और उस माल का प्रोडक्शन लोकली करना चाहिए, जिससे ऑटोमेटिकली चाइनीज इंपोर्ट्स कम हो जाएं। बिल्कुल ठीक है। ज्ञानदेव आहूजा, अगर आप सुन पा रहे हैं तो बोलिए। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं ज्ञानदेव आहूजा, अगर आप तक अब मेरी आवाज पहुंच रही है तो? ऐसा है, 1949 से लेकर 1952, फिर 56, फिर 62 और इस कांग्रेस शासन के आहूजा साहब, समय बहुत कम है, बहुत कम समय है, संक्षेप में बोलिएगा। श्री राजीव गांधी तब से लेकर अक्षय चिन्ह रेखा का 37,000 किलोमीटर पंडित जवाहरलाल नेहरू की गलती कांड चीन के पास गया और 1962 में 38,000 किलोमीटर तिब्बत सहित चाइना में गया। और चाइना की विस्तारवादी नीति पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं समझ पाए, क्योंकि उनकी लाडली बहन पंडित विजय लक्ष्मी जो तो पुरानी बातों को याद करके और सब्स्टिट्यूट करने का प्रयास करते, वही आप करो और वही आपकी केंद्र सरकार सुरक्षा परिषद में हमको जगह मिल रही थी। अब चीन का जो अतिक्रमण है,
चीन का जो अतिक्रमण है, आहूजा साहब, चीन इस तरह हमारे की जितनी सीमा बहस तक हो रही है गलवान उसके घाटी तक आ गया, उसके सारे जवाब चीन फ्लैशबैक में लद्दाख जाकर तक आ दिए जा गया। रहे हैं। ये अभी कांग्रेस शासन जो की गलतियों कांग्रेस का कारण हुआ। को शिकायत है, और अब कांग्रेस की उस तरफ से शिकायत की जा रही है वो ये है कि जो सच है वो आप साझा क्यों नहीं कर रहे? तो या तो सच साझा करना चाहिए या ये बताना चाहिए कि ये रणनीति का हिस्सा है, सारी चीजें सार्वजनिक नहीं की जा सकती है, सर्वदलीय बैठक में जो जिम्मेदार लोग हैं उनके साथ शेयर करनी जाएगी। इसलिए वो उन्होंने भारत की सीमा में घुसने का प्रयास किया और हमारी सेना ने रोका, इसलिए हमारे 10 शहीद हुए और उनके 43 शहीद हुए। हमारी सेना बहुत मजबूत है और हमारे वायुसेना अध्यक्ष भी वहाँ राउंड लगा चुके, हमारे जो स्थल सेना अध्यक्ष हैं, हमारे माननीय नरवणे साहब भी राउंड लगा चुके। हमारी सेना 34,000 सेना लद्दाख की बॉर्डर पर, गलवान की बॉर्डर पर है, इसलिए चीना कमजोर नहीं है। चीन को आगे बढ़ने नहीं देंगे, अब आगे कब्जा करने नहीं देंगे। भारत निश्चित रूप से चीन को झुका करके ही दम लेगा और चीन अब बैकफुट पे है, चीन पिछवाड़े पर है। इसलिए इनको श्रीमान राहुल गांधी जी और श्रीमती सोनिया गांधी की सहानुभूति चीन से क्यों है। और 2008 में सेना राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया गया, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी नहीं गए, सोनिया जी और राहुल जी गए। क्या गुफ्तगू हुई, क्या वार्ता हुई, क्या एग्रीमेंट किया, वो खुलासा होना चाहिए। चीन का विस्तारवादी जो दृष्टिकोण है, ताइवान पर कब्जा, हांगकांग पर कब्जा, और लोगों का ये उम्मीद करना लाजमी है कि जो अनुत्तरित प्रश्न हैं, भले ही वो कांग्रेस से हों और भले ही सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी से हों, उन सवालों के जवाब आने चाहिए। किस नाजुक दौर में, तो खासतौर पर जब देश का मनोबल। जी अर्चना जी, चलिए समय हो गया है, तो देश को ये सच्चाई जानने की दरकार है जो देश के सामने आनी ही चाहिए दोनों ही तरफ से। और शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।